नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर 2025 में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल ये चर्चा में रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इस सप्ताह में चर्चा में बनी हुई थी, उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। उसके बाद हम उनसे संबंधित MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए पहली खबर देखते हैं। रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल 30 वर्षों के बाद 20 अत्यंत संकटग्रस्त रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत गंगा नदी में सफलतापूर्वक पुनः प्रविष्ट किया गया। यह जैव विविधता के संरक्षण में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। देख सकते हैं किस प्रकार का यह कछुआ है। रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल के बारे में जान लेते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है बाटागुर कछुआ। और इसका मूल निवास स्थान क्या है? तो इसका मूल निवास स्थान है देशों में भारत में, नेपाल में और बांग्लादेश का यह मूल निवास स्थान है, यानी कि यहाँ पर यह पाया जाता है। उसके बाद नदियाँ, ऐतिहासिक रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, वर्तमान में चंबल नदी इसका एकमात्र सुरक्षित आवास है, यानी कि सबसे मूल नदी जहाँ पर यह अधिकायत में पाया जाता है वो है चंबल नदी, ये याद रखिएगा। उसके बाद संरक्षण स्थिति देख लेते हैं। तो IUCN की वैश्विक स्तर पर कौन सी लिस्ट में है? तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अत्यंत संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में इसे रखा गया है। उसके बाद भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसको सुरक्षा प्रदान की जाए उस प्रकार की सूची में इसे वहाँ पर रखा गया है। उसके बाद साइट्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परसिस्ट फर्स्ट, व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित है। उसके बाद मुख्य विशेषताएं कौन कौन है? तो आकार में मादा टर्टल लगभग 56 सेंटीमीटर लंबी होती है और 25 किलो वजनी होती है। नर आधे आकार के और हल्के होते हैं। इनकी खोल कैसी होती है? तो मजबूत और कड़ा होती है, जिससे ये तेज बहाव वाली नदियों में आसानी से तैर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट जुड़े हुए महत्वपूर्ण MCQ जो आपके आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल का वैज्ञानिक नाम है बाटागर कछुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को IUCN की किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही जवाब है क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में इसे रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल किस प्रकार का आहार ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर क्या होना होगा? ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी सर्वाहारी, ऑप्शन सी कीट भक्षी और ऑप्शन डी है शुद्ध शाकाहारी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, शुद्ध शाकाहारी भोजन यह ग्रहण करता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल की वर्तमान सुरक्षित आवासीय नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है, पहला है गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है यमुना और चौथा है चंबल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंबल नदी वर्तमान में इसकी सबसे सुरक्षित आवासीय नदी मानी जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर टर्टल प्रजनन काल के दौरान मादा को आकर्षित करने के लिए किस रंग की धारियाँ दिखाते हैं? तो इसका सही जवाब है लाल, पीली और नीली रंग की धारियाँ दिखाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल के घोंसले को नुकसान पहुंचाता है? तो इसके ऑप्शन है, पहला है बायोगैस संयंत्र, दूसरा है प्लास्टिक उत्पादन, तीसरा है रेत खनन और चौथा है जलीय कृषि। तो इसका सही ऑप्शन है सैंड माइनिंग, यानी कि रेत खनन इनके घोंसलों को नुकसान पहुंचाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के किस सूची में रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है अनुसूची सेकंड,
दूसरा है अनुसूची 3, तीसरा है अनुसूची 4 और चौथा है अनुसूची 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुसूची 1 में। चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो चर्चा में है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 14 मई 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे और जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। तो याद रखिएगा, जस्टिस संजीव खन्ना 51वें नंबर के CJI हैं और 52वें नंबर को BR गवई यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आइए इनके संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं जो इनके नियुक्ति के लिए रखे गए हैं। तो अनुच्छेद 142(2) राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार देता है। अनुच्छेद 126, यदि CJI का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया क्या होनी चाहिए या क्या होती है? तो ये है, नियुक्ति करने वाला सबसे पहले प्राधिकरण कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वहीं भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को शपथ दिलाता है, यानी कि उसकी नियुक्ति करता है। और किसके परामर्श पर यह नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर और निवर्तमान CJI से परामर्श के बाद। उसके बाद इसका कार्यकाल देख लेते हैं। तो कार्यकाल क्या है होता है? तो मुख्य न्यायाधीश के लिए नियत कार्यकाल नहीं होता, लेकिन वे अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार। यानी कि 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि वह 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में? तो योग्यता या मानदंड क्या होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, यानी कि CJI बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, निम्न में से कोई एक अनुभव होना चाहिए। और तीसरा, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम 5 वर्षों तक रहा हो, यानी कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम 5 वर्षों तक रहा हो। किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत की हो। राष्ट्रपति की राय में वह प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। तो इस प्रकार की उसके पास योग्यता होनी चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले प्रायिकता दी जाती है वरिष्ठता के क्रम में, यानी कि जो सबसे वरिष्ठ होगा उसको सबसे पहले CJI बनाने का क्रम दिया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI के पद के लिए चुना जाता है वरिष्ठता क्रम के अनुसार में। और दूसरा है परामर्श। तो किसकी परामर्श ली जाती है? तो निवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझाते हैं। यदि कोई संदेह हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श आवश्यक होता है। उसके बाद कानून मंत्रालय। तो कानून मंत्रालय की क्या भूमिका होती है? तो CJI की अनुशंसा प्राप्त करता है और उसे प्रधानमंत्री को अग्रेसित करता है। उसके बाद राष्ट्रपति CJI की प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करते हैं और उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी कि वो मेडिकली फिट होना चाहिए। चलिए इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट MCQ देख लेते हैं। हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ये कभी कभी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि BR गवई। तो BR गवई शॉर्ट में पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? अनुच्छेद 126। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत होती है।
अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीजीआई के रूप में नियुक्ति की परंपरा में किस नियम का पालन होता है? तो इसका सही जवाब है वरिष्ठता क्रम का इसमें पालन होता है, यानी कि जो सबसे सीनियर होगा उसी को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनाने का सुझाव दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम सेवा आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 65 वर्ष। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम सेवा आयु 65 वर्ष है। उसके बाद अगला प्रश्न है यदि मुख्य न्यायाधीश का पद अस्थायी रूप से रिक्त होता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, याद रखिएगा ऑप्शन बी, अस्थायी होने पर उसके कार्यवाहक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है 126। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? तो इसका सही जवाब क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर देख लेते हैं। रघुजी भोसले प्रथम की तलवार की पुनर्प्राप्ति। तो रघुजी भोसले ये मराठा सम्राट थे और इनके तलवार की प्राप्ति हुई है। तो ये क्यों खबर में रही है इसको देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में रघुजी भोसले प्रथम की 18वीं सदी की ऐतिहासिक और समारोहिक तलवार को लंदन की एक नीलामी से 47.15 लाख में सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। यह माना जाता है कि यह तलवार सीताबल्दी की लड़ाई यानी कि 1817 में सीताबल्दी की लड़ाई हुई थी के बाद यह युद्ध लूट के रूप में अंग्रेज़ों के पास चली गई थी और फिर उन्हें उपहार के रूप में दी गई थी। देख सकते हैं यह तलवार है। रघुजी भोसले प्रथम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। तो ये नागपुर स्थित भोसले वंश के संस्थापक थे। सबसे पहले ये भोसले वंश के संस्थापक थे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ज़्यादा सक्रिय थे। छत्रपति साहू महाराज के अधीन एक वफादार मराठा सेनापति थे। उन्होंने छत्तीसगढ़, संबलपुर, चांदा और उड़ीसा व बंगाल के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया था। उसके बाद उन्होंने शस्त्र कला यानी कि शस्त्र निर्माण कला को प्रोत्साहन दिया। उनके काल में विदेशी ब्लेड और स्थानीय हिल्ट हाथ की पकड़ को संयोजन किया जाता था। याद रखिएगा रघुजी भोसले के समय में विदेशी ब्लेड और हाथ की जो जकड़ करने वाली स्थानीय हिल्ट थी उसको बनाया जाता था। खंडा और फिरंगी तलवारों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो खंडा तलवार यह भारत में बनी पारंपरिक तलवार है जिसकी उत्पत्ति 9वीं से 10वीं शताब्दी में हुई थी। राजपूत, सिख और मराठा योद्धा इसका प्रयोग करते थे। उसके बाद मुख्य विशेषताएं, सीधी दोधारी ब्लेड भारी वारों के लिए बनी थी। उसके बाद हम देख लेते हैं इससे जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले प्रथम की तलवार कितनी राशि में लंदन से नीलामी में प्राप्त की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 47,15,000। याद रखिएगा 47,15,000। उसके बाद अगला प्रश्न है रघुजी भोसले प्रथम किस वंश के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब क्या है? नागपुर भोसले वंश के। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद किस युद्ध के बाद माना जाता है कि रघुजी भोसले की तलवार अंग्रेजों के पास चली गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीताबल्दी का युद्ध 1817 में जो हुआ था।
उसके बाद अगला प्रश्न है, रघुजी भोसले प्रथम को किस मराठा राजा द्वारा सेन साहब सुबह की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? साहू जी महाराज। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। रघुजी भोसले को साहू जी महाराज द्वारा सेन साहब सुबह की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, फिरंगी तलवार की मुख्य विशेषता क्या है? तो फिरंगी तलवार की मुख्य विशेषता है इनमें से यूरोपीय ब्लेड और हिल्ट का मिश्रण। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यूरोपीय ब्लेड और भारतीय हिल्ट का मिश्रण। अगला प्रश्न है, रघुजी भोसले की रिक्लेम्ड तलवार में कौन सी लिपि लिखा गया है? तो यानी कि कौन सी लिपि में शिलालेख पाया गया है या शिलालेख को लिखा गया था? तो इसका सही जवाब है देवनागरी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए अगली महत्वपूर्ण खबर के बारे में देख लेते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सबसे पहले यह स्थित कहाँ पर है? तो उमरिया जिला मध्य प्रदेश में यह स्थित है। विंध्य पर्वतमालाओं के मात्र के बीच में यह ढका हुआ है, यानी कि इसका फैलाव कौन सी पर्वतमालाओं के बीच है? तो विंध्य पर्वतमालाओं के बीच। इसके बारे में इतिहास देख लेते हैं। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1993 टाइगर रिजर्व बनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1993 में इस प्रकार के टाइगर रिजर्व को बनाया गया था। उसके बाद ऐतिहासिक महत्व, यहाँ स्थित बांधवगढ़ किला बहुत प्राचीन माना जाता है। त्रेता युग से संबंधित किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किले में प्राचीन शिलालेख, गुफाचित्र और वाकाटक, सेनेगर और कलचुरी और बघेल वंशों के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद यह क्षेत्र कभी रीवा के महाराजाओं का शिकार क्षेत्र भी था। उसके बाद यहाँ पर वनस्पतियाँ किस प्रकार की पाई जाती हैं? तो मुख्यतः सूखी पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। घाटों में प्रमुख रूप से साल के वृक्ष पाए जाते हैं। साल वृक्ष, सज और धौरा, अर्जुन और आंवला पलाश, ये सारे वृक्ष यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। प्राणियों में यानी कि प्राणी जगत फौना में, तो पर्यावरणीय विशेषता, विश्व में रॉयल बंगाल टाइगर्स को सबसे अधिक घनता यहीं पाई जाती है। तो यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर सबसे अधिक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला है मुख्य शिकार प्रजातियाँ। तो शिकार प्रजातियों में चीतल, सांभर, बार्किंग डियर, नीलगाय, चिकारा और जंगली सुअर और चौसिंघा, ये सारे प्रजातियाँ यहाँ के जंगलों में पाई जाती हैं। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मुख्य शिकारी अधिक प्रजातियाँ कौन हैं? यानी कि प्रेडाटोर्स कौन कौन से हैं? तो बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, सियार। इसके अलावा लंगूर और रीमस बंदर भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलिए देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट MCQ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1993। उसके बाद बांधवगढ़ किले का संबंध किस युग से बताया जाता है? तो इसका सही जवाब है त्रेता युग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बांधवगढ़ के जंगलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए साल का वृक्ष यहाँ पर सबसे अधिक रूप में पाया जाता है। उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वतमाला के बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब है विंध्याचल पर्वतमाला के बीच स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बांधवगढ़ में कथित अवैध खनन को लेकर दायर याचिका को क्या कहा? तो उन्होंने कानून को दुरुपयोग बताया। कानून का दुरुपयोग, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्रमुख शिकारी प्राणी कौन हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? बारहसिंघा और कस्तूरी मृग प्रमुख शिकारी प्राणी हैं। ऑप्शन
सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ में बाघों की कौन सी प्रजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ही बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।